आज के हमारे इस डीप डाइव में हम एक ऐसी दुनिया में उतर रहे हैं जो जो आम तौर पर प्राचीन संस्कृत साहित्य के बारे में हमारी सोच से एकदम अलग है। मतलब यहाँ कोई वसंत के फूल या हैप्पी एंडिंग वाले रोमांस नहीं है। हाँ बिल्कुल, यहाँ का माहौल एकदम डार्क है। सही कहा। हम कूटनीति, जासूसी और एकदम यथार्थवादी राजनीति की बात कर रहे हैं। हमारे पास आज वेदांतु और टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म्स के नोट्स हैं, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के ऐतिहासिक और दार्शनिक विश्लेषण वाली किताबें हैं। और कई विश्वकोश के तथ्य भी मौजूद हैं हमारे पास। जी, और हमारा मिशन ये डिकोड करना है कि कैसे एक महान नाटककार विशाखदत्त ने अपने समकालीनों से इतना अलग रास्ता चुना। मतलब उन्होंने एक ऐसा पॉलिटिकल थ्रिलर रचा जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। अगर हम सोचे ना, तो विशाखदत्त भारतीय साहित्य के उन हैकर्स की तरह थे जिन्होंने तत्कालीन साहित्य के पूरे स्थापित सिस्टम को ही बाईपास कर दिया था। सिस्टम को बाईपास कर दिया था, मतलब कैसे? देखिए, उस दौर में कालिदास या बाणभट्ट जैसे रचनाकार प्रकृति का श्रृंगार और प्रेम प्रसंग लिख रहे थे। ये उस समय का सबसे सुरक्षित और लोकप्रिय फॉर्मूला था। कोई रिस्क नहीं था इसमें। हाँ, वो तो है। लेकिन विशाखादत्त ने जो कैनवस चुना, वो पूरी तरह से वीर और रौद्र रस से भरा हुआ था। उन्होंने एकदम अलग ही जॉनर पकड़ लिया था। और उनके नाटकों का ढांचा भी तो एकदम अलग है ना। हमारे स्रोतों के अनुसार उनके सबसे प्रसिद्ध नाटक मुद्रा राक्षस में कोई विदूषक है ही नहीं। एग्जैक्टली, कोई कॉमिक रिलीफ नहीं। मतलब संस्कृत नाटकों में विदूषक यानी वो मजाकिया पात्र जो गंभीर पलों के बीच दर्शकों को हंसाता है, उसका होना लगभग अनिवार्य माना जाता था। पर यहाँ कोई मजाक नहीं है। बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि इस नाटक में कोई नायिका भी नहीं है। ये पूरी तरह से नंद वंश के वफादार मंत्री राक्षस और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य के बीच के माइंड गेम्स पर आधारित है। इस नाटक का मुख्य तंत्र ही ये है कि कूटनीति कैसे काम करती है। चाणक्य का लक्ष्य ये नहीं है कि वे राक्षस को मार दें। अच्छा, तो उनका लक्ष्य क्या था? उनका लक्ष्य है राक्षस को चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री बनाना, क्योंकि वे जानते हैं कि राक्षस जैसा योग्य और वफादार प्रशासक नए साम्राज्य के लिए बहुत जरूरी है। लॉजिकल है। लेकिन राक्षस नंदू का वफादार है और चंद्रगुप्त से नफरत करता है। तो चाणक्य साम दाम दंड भेद की उस नीति पर उतरते हैं, जहां वे जासूसों का एक ऐसा जाल बुनते हैं कि मनोवैज्ञानिक रूप से राक्षस को झुकना ही पड़े। मनोवैज्ञानिक रूप से झुकना पड़े। यहाँ मुझे स्रोतों में दी गई एक बात बहुत ही दिलचस्प लगी थी, जिसे मैं गहराई से समझना चाहती हूँ। नाटक का नाम मुद्रा राक्षस है, यानी राक्षस की मुद्रा या अंगूठी। हाँ, मोहर लगी हुई अंगूठी। तो सिर्फ एक अंगूठी का इस्तेमाल करके चाणक्य ने इतना बड़ा साम्राज्य कैसे पलट दिया? मतलब इसका असली मैकेनिज्म क्या था? यही तो इस नाटक की जान है। चाणक्य का एक जासूस किसी तरह राक्षस के मोहर लगी हुई एक अंगूठी हासिल कर लेता है। ओके। अब चाणक्य उस अंगूठी का इस्तेमाल करके एक जाली पत्र लिखते हैं। ये पत्र इस तरह से लिखा जाता है जैसे राक्षस खुद चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कोई गुप्त समझौता कराओ। ओह, एक फेक लेटर। बिल्कुल। फिर चाणक्य बहुत ही चालाकी से ये पत्र राक्षस के नए सहयोगी राजा मलय केतु के हाथों में पड़वा देते हैं। बाप रे। और जब मलय केतु उस पत्र पर राक्षस की असली मोहर देखता है, तो उसे पूरा यकीन हो जाता है कि राक्षस उसे धोखा दे रहा है। माइंड ब्लोइंग। ये तो आइडेंटिटी थेफ्ट और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एकदम क्लासिक उदाहरण है। 100%। मतलब बिना तलवार उठाए सिर्फ एक जाली पत्र से दुश्मन के खेमे में अविश्वास पैदा कर दिया और उनके पूरे गठबंधन को तोड़ दिया। अगर आज के दौर में कोई इस नाटक का ऑडियो बुक सुने ना, तो उसे एक पल के लिए भी नहीं लगेगा कि वो सदियों पुरानी कोई कहानी सुन रहा है। हाँ बिल्कुल, ऐसा लगेगा जैसे कोई मॉडर्न कहानी चल रही हो। इसका सस्पेंस, इसकी गति और इसके दाव पेच किसी भी बेहतरीन मॉडर्न स्पाई थ्रिलर को टक्कर दे सकते हैं। मैं तो पक्का इसका ऑडियो बुक सुनना चाहूंगी। आपको सुनना भी चाहिए। और उनका जो दूसरा नाटक है ना, देवी चंद्रगुप्तम, हाँ, वो भी इसी रणनीतिक चातुर्य पर आधारित है। अच्छा, वो जिसमें चंद्रगुप्त शक को मारते हैं? हाँ, हालांकि ये आज अपने पूर्ण रूप में उपलब्ध नहीं है। हाँ। लेकिन नाट्य दर्पण और 11वीं शताब्दी के एक फारसी ग्रंथ मजमल उत्तवारिख में इसके जो अंश मिलते हैं, वे रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। तो इसमें कहानी क्या है एग्जैक्टली? इसमें कहानी है गुप्त वंश के राजा रामगुप्त की, जो शकों के आक्रमण से इतना डर गया था कि उसने अपनी ही पत्नी रानी ध्रुव देवी को शक राजा को सौंपने का कायरतापूर्ण फैसला कर लिया था। ये तो बहुत ही भयानक स्थिति है। बिल्कुल। तो यहाँ पर रामगुप्त का छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय, हाँ। जो बाद में विक्रमादित्य कहलाया,
वो हस्तक्षेप करता है। लेकिन वो सीधे अपनी सेना लेकर शक राजा पर हमला नहीं करता है ना। हमारे नोट्स में था कि वो एक अलग ही रणनीति अपनाता है। सही कहा आपने। उसने सीधा हमला इसलिए नहीं किया क्योंकि शक राजा की स्थिति उस वक्त बहुत मजबूत थी और सीधा युद्ध आत्मघाती हो सकता था। तो फिर उसने क्या किया? चंद्रगुप्त ने डिसेप्शन यानी धोखे का सहारा लिया। उसने योजना बनाई कि रानी ध्रुव देवी शक शिविर में नहीं जाएगी, बल्कि चंद्रगुप्त खुद स्त्री के वेश में रानी का रूप धारण करके जाएगा। अरे वाह, सीधे दुश्मन के कैंप में? हाँ, और उसके साथ जो दासियां गईं, वे भी दरअसल स्त्री वेश में उसके सबसे घातक और भरोसेमंद सैनिक थे। मतलब एक पूरी अंडरकवर टीम। बिल्कुल। वे रानी की पालकी में बैठकर शक राजा के शिविर में घुसपैठ करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति रही होगी। दुश्मन के सबसे सुरक्षित किले के बिल्कुल बीचों बीच जाना, वो भी बिना हथियारों के। हाँ, हथियार उनके कपड़ों के अंदर छिपे थे। शक राजा ये सोचकर जश्न मना रहा था कि रानी उसके पास आ रही है। अच्छा। और जैसे ही वो अपने एकांत कक्ष में रानी के पास पहुंचता है, चंद्रगुप्त अपना वेश उतार फेंकता है और शक राजा का वहीं वध कर देता है। कमाल है। ये कोई साधारण हत्या नहीं थी, ये एक टारगेटेड असैसिनेशन था जिसने बिना बड़ी सेना के ही शकों का पूरा नेतृत्व खत्म कर दिया। ये सब सुनकर मुझे एक बात बहुत खटक रही है। क्या? स्रोतों में विस्तार से बताया गया है कि विशाखादत्त केवल साहित्यकार नहीं थे, बल्कि वे अर्थशास्त्र, न्याय दर्शन और ज्योतिष के भी प्रकांड विद्वान थे। जी बिल्कुल। विशेष रूप से उन्होंने न्याय वैशेषिक दर्शन का गहरा अध्ययन किया था। लेकिन एक दार्शनिक ऐसी डाक और खून खराबे वाली जासूसी कहानियां क्यों लिख रहा था? दर्शन का इस कूटनीति से क्या लेना देना? ये बहुत ही शानदार सवाल है। दरअसल न्याय दर्शन मुख्य रूप से तर्क, प्रमाण और अनुमान पर आधारित है। अनुमान पर? हाँ, जैसे एक दार्शनिक दूर पहाड़ पर सिर्फ धुएं को देखकर यह अनुमान लगा लेता है कि वहां आग लगी होगी। ठीक उसी तरह विशाखदत्त ने इस दार्शनिक तर्क को जासूसी और राज्य संचालन में लागू किया। ओहो, मतलब अगर चाणक्य का जासूस ये देखता है कि शहर का कोई व्यापारी अचानक बहुत भारी मात्रा में अनाज खरीद रहा है, हाँ, तो ये धुआं है। हाँ, और तर्क ये कहता है कि ये अनाज किसी गुप्त सेना के लिए इकट्ठा किया जा रहा है, हाँ, जो कि आग है। एकदम सटीक विश्लेषण। न्याय दर्शन उन्हें यह सिखाता था कि सतह पर जो दिख रहा है उस पर विश्वास मत करो, गहराई में जाओ। बिल्कुल, हर घटना के पीछे के कारण और कार्य के संबंध को समझो। उनके नाटकों में पात्र बिल्कुल इसी डिडक्टिव लॉजिक यानी तार्किक अनुमान का इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए साहित्य सिर्फ मनोरंजन नहीं था, तो फिर क्या था? वो मानवीय मनोविज्ञान और यथार्थवादी राजनीति को परखने की एक प्रयोगशाला थी। तो इतनी गहरी, तार्किक और एकदम इनसाइडर जानकारी रखने वाला ये रचनाकार खुद कौन था? मतलब ये राज दरबार की राजनीति, सेना की व्यूह रचना, ये सब तो कोई ऐसा ही व्यक्ति लिख सकता है जो खुद सत्ता के गलियारों का हिस्सा रहा हो। यही प्राचीन भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा रहस्य है। विशाखादत्त ने अपने बारे में बहुत ही कम जानकारी छोड़ी है। हमारे पास उनके बारे में क्या डिटेल्स हैं? उनके नाटकों की प्रस्तावना में सूत्रधार बस इतना बताता है कि उनके दादा का नाम सामंत बटेश्वर दत्त था और उनके पिता महाराज भास्कर दत्त या पृथु थे। सामंत और महाराज? हाँ, ये उपाधियां ये तो स्पष्ट कर देती हैं कि उनका जन्म किसी बहुत ही उच्च कुलीन या रासी परिवार में हुआ था। लेकिन स्रोतों में एक बहुत बड़ी बहस इस बात पर है कि वे क्षत्रिय थे या ब्राह्मण, क्योंकि जो युद्ध कला और हथियारों का उनका ज्ञान है, उसे देखकर कई इतिहासकार मानते हैं कि वे पक्के तौर पर क्षत्रिय रहे होंगे। हाँ, ये एक बड़ा तर्क है। और उनका नाम दत्त पर खत्म होता है, जो उस समय विशिष्ट शासक वर्गों द्वारा इस्तेमाल होता था। दूसरी ओर जो लोग उन्हें ब्राह्मण मानते हैं, जी, उनका तर्क ये है कि विशाखादत्त के नाटकों में ब्राह्मणों के प्रति अपार श्रद्धा देखने को मिलती है। अच्छा। मुद्रा राक्षस के दोनों मुख्य रणनीतिकार चाणक्य और राक्षस ब्राह्मण ही हैं। हाँ, चाणक्य का वो प्रसिद्ध प्रण कि जब तक वे नंदवंश का नाश नहीं कर देंगे, जी। अपनी शिखा यानी चोटी नहीं बांधेंगे, ये सब कर्मकांड और उस समय के समाज की गहरी समझ को दर्शाता है। यहाँ मैं थोड़ा सा पुशबैक देना चाहूंगी। बताइए। इस पूरी जाति वाली बहस पर क्या युद्ध और कूटनीति का ज्ञान होने के लिए उनका क्षत्रिय होना या सच में युद्ध के मैदान में उतरना ही आवश्यक है? आपका मतलब है कि? मेरा मतलब है कि अगर हम आज के समय को देखें तो जो डिफेंस एनालिस्ट या रक्षा रणनीतिकार होते हैं, वो जरूरी नहीं कि कभी सेना में रहे हों। हाँ, ये तो है। वे बिना कोई वर्दी पहने भी मिलिट्री स्ट्रैटेजी और हथियारों की बहुत गहरी समझ रखते हैं।
क्या विशाखदत्त राज दरबार के एक ऐसे ही ऑब्जर्वर या बहुत ही करीबी रणनीतिक सलाहकार नहीं हो सकते? ये एक बहुत ही व्यावहारिक नजरिया है। वे निश्चित रूप से एक बहुत ही सजग पर्यवेक्षक थे जो सत्ता के केंद्र के बहुत करीब थे। इसका कोई और प्रमाण? इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण उनका असाधारण भौगोलिक ज्ञान भी है। मुद्रा राक्षस में उन्होंने मलय केतु की सेना का जो वर्णन किया है उसमें खश, मगध, गांधार, यवन, शक, हूण और पारसिक यानी आज के फारस या पर्शिया तक के सैनिकों का उल्लेख है। बाप रे! पश्चिम में फारस से लेकर पूर्व में बंगाल तक और हिमालय से लेकर गंगा और शोण नदियों तक, ये ज्ञान तो उसी व्यक्ति के पास हो सकता है जिसके पास पूरे उपमहाद्वीप से सूचनाएं आती हों। एकदम सही। लेकिन इन सब भारी भरकम राजनीतिक दांवपेच के बीच क्या उनके काम में कोई मानवीय या भावनात्मक पहलू भी था? बिल्कुल था। कूटनीति अपनी जगह है, लेकिन उन्होंने मानवीय मूल्यों, विशेषकर वफादारी और मित्रता को बहुत ऊंचे दर्जे पर रखा है। कोई उदाहरण है इसका स्रोतों में? इसका सबसे सशक्त उदाहरण मुद्रा राक्षस में चंदन दास का चरित्र है। चंदन दास एक वैश्य है, एक बहुत बड़ा रत्न व्यापारी। ठीक है। वह अच्छी तरह जानता है कि चाणक्य के खिलाफ जाने का मतलब है सीधे मौत को गले लगाना। फिर भी वो अपने मित्र राक्षस के परिवार को अपने घर में पनाह देता है। और जब चाणक्य उसे पकड़ लेते हैं तब भी वो अपने दोस्त को धोखा नहीं देता, वो फांसी के तख्ते पर चढ़ने को तैयार हो जाता है। जी। लेकिन यहाँ फिर से वो सवाल आता है, चाणक्य को एक व्यापारी को मारने में क्या दिलचस्पी थी? इसका रणनीतिक मैकेनिज्म क्या था? चाणक्य चंदन दास को मारना ही नहीं चाहते थे। चंदन दास तो सिर्फ एक चारा था। चारा मतलब एक ट्रैप। बिल्कुल। चाणक्य राक्षस के मनोविज्ञान को बहुत अच्छी तरह समझते थे। वे जानते थे कि राक्षस एक बहुत ही स्वाभिमानी और वफादार व्यक्ति है। वह अपने कारण किसी निर्दोष मित्र को मरने नहीं देगा। ओके, तो उन्होंने चंदन दास का इस्तेमाल किया? हाँ, इसीलिए चाणक्य ने सार्वजनिक रूप से चंदन दास को मृत्युदंड देने की घोषणा की ताकि ये खबर छुपे हुए राक्षस तक पहुंचे। और हुआ भी वही? हाँ, अपने मित्र को बचाने के लिए राक्षस को खुद सामने आकर आत्मसमर्पण करना पड़ा। ये तो बहुत ही निर्मम है। वफादारी का इस्तेमाल करके ही वफादारी को तोड़ दिया गया। लेकिन ये किसी मॉडर्न अंडरकवर ऑपरेशन की तरह भी है, जहां एक आम नागरिक अपने दोस्त के लिए पूरे राज्यतंत्र से टकरा जाता है। सही बात है। ये सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि ब्रदरहुड और लॉयल्टी की एक बहुत गहरी कहानी है। इसके साथ ही विशाखादत्त की धार्मिक सहिष्णुता भी देखने लायक है। वे खुद वैदिक धर्म के अनुयायी थे। अच्छा। नाटकों के शुरू में वे शिव और विष्णु दोनों की स्तुति करते हैं, जिसे हरिहरात्मक भक्ति कहा गया है। लेकिन कट्टर वैदिक होने के बावजूद नाटकों में जैन और बौद्ध सन्यासियों को, जिन्हें शपणक कहा गया है, उन्हें बहुत सम्मानजनक और अहम भूमिकाएं दी गई हैं। हाँ, स्रोतों में उनके एक श्लोक का जिक्र है, माँ विद्विषाव, जिसका अर्थ है कि हम किसी से द्वेष न करें। ये दर्शाता है कि वे तत्कालीन समाज के सभी वर्गों के साथ जुड़े हुए थे। उनके जासूस अक्सर भिक्षुओं के वेश में ही घूमते थे। इससे क्या पता चलता है? ये बताता है कि सन्यासी समाज में हर जगह बिना किसी रोक टोक के आ जा सकते थे और जासूसी के लिए ये सबसे बेहतरीन कवर था। अब यहाँ से ये चर्चा एक ऐसे मोड़ पर आती है जो सच में किसी हिस्टोरिकल मिस्ट्री नॉवल से कम नहीं है। टाइमलाइन वाली बहस। हाँ, एक ऐसा विद्वान जिसने समाज, धर्म, राजनीति, न्याय और भूगोल पर इतनी सटीकता से लिखा, उसका अपना कालखंड, यानी वो किस सदी में जीवित था, ये आज तक एक विवाद क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि प्राचीन भारत में इतिहास लिखने की परंपरा आज के जैसी नहीं थी। लेखकों ने अपने काम के जरिए अपनी पहचान बनाई, लेकिन तारीखें नहीं लिखी। ओह, विशाखादत्त को लेकर इतिहासकारों में दो प्रमुख विचारधाराएं हैं। एक समूह का मानना है कि वे 9वीं सदी के आसपास कश्मीर के राजा अवंतीवर्मन के समकालीन थे। लेकिन ये अवंतीवर्मन का नाम अचानक उनके नाटकों में आया कहाँ से, अगर वो उससे सदियों पहले के थे? ये तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। इस कंफ्यूजन का कारण है प्राचीन काल में पांडुलिपियों को कॉपी करने का तरीका। उस समय प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं, तो हाथ से लिखते थे। हाँ, ग्रंथ हाथ से लिखे जाते थे और सदियों तक लिपिक या स्क्राइब्स उन्हें कॉपी करते रहते थे। प्राचीन नाटकों के अंत में हमेशा एक भरत वाक्य होता था। भरत वाक्य वो क्या होता है? वो नाटक के अच्छे अंत और तत्कालीन राजा की सलामती की दुआ होती थी। ऐसा माना जाता है कि 9वीं सदी में कश्मीर के किसी लिपिक ने जब इस नाटक की कॉपी बनाई, हाँ, तो उसने मूल राजा का नाम हटाकर अपने वर्तमान राजा अवंतीवर्मन का नाम वहां लिख दिया,
ताकि उसे राज दरबार से इनाम मिल सके। ये तो लिटरली प्राचीन काल का कॉपी पेस्ट एरर है। अब सोचिए, ये तो आर्कियोलॉजिकल डिटेक्टिव वर्क है। बिल्कुल। एक लिपिक के लालच में बदले गए एक शब्द के कारण सदियों बाद इतिहासकार इस बात पर उलझे हैं कि लेखक किस युग का है। एक शब्द से पूरी सदी आगे पीछे हो जाती है। इसीलिए जो दूसरी विचारधारा है और जिसके तर्क हमारे स्रोतों में सबसे ज्यादा मजबूत माने गए हैं, वो ये है कि विशाखदत्त दरअसल गुप्त काल के थे। गुप्त काल मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय के। एग्जैक्टली। और इसके पीछे के सबूत सीधे नाटक के टेक्स्ट के अंदर से आते हैं, जैसे कि म्लेच्छों का उल्लेख। हाँ, नाटक के एक श्लोक में कहा गया है कि म्लेच्छों के भार से पीड़ित पृथ्वी ने राजा की मजबूत भुजाओं का आश्रय लिया। म्लेच्छ यानी हूण आक्रमणकारी। तो इसका गुप्त काल से क्या कनेक्शन है? गुप्त काल ही वो दौर था जब भारत पर हूणों के भयंकर हमले हो रहे थे और गुप्त सम्राटों ने उन्हें बहुत बुरी तरह खदेड़ दिया था। विशाखदत्त की रचनाओं में एक उभरते हुए शक्तिशाली साम्राज्य की जो धमक और आत्मविश्वास है, वो गुप्त काल के स्वर्ण युग से ही मेल खाता है। 9वीं सदी के कश्मीर से नहीं? नहीं, 9वीं सदी का कश्मीर तो एक बिल्कुल ही अलग राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा था। और देवीचंद्र गुप्तम भी तो इसी थ्योरी को सपोर्ट करता है ना। कोई लेखक किसी राजवंश के खत्म होने के 400 साल बाद उसके एक राजा की शौर्य गाथा इतने विस्तार और अंदरूनी जानकारी के साथ क्यों लिखेगा? सही कहा। वो यकीनन उसी दौर के आसपास का रहा होगा। तथ्यों की गहराई और ऐतिहासिक परिदृश्य को देखते हुए गुप्त काल की थ्योरी ही सबसे ज्यादा तार्किक लगती है। जी बिल्कुल। तो अगर हम इन सभी स्रोतों, तथ्यों और ऐतिहासिक बहसों को एक साथ रखकर देखें तो हमारी मुख्य टेक अवे क्या निकल के आती है? सबसे स्पष्ट बात तो ये है कि विशाखदत्त सिर्फ एक नाटककार नहीं थे। एकदम सही। विवार्थशास्त्र, जिसमें कूटनीति शामिल है, न्याय दर्शन के तार्किक अनुमान, भूगोल और समाजशास्त्र के एक असाधारण विद्वान थे। उनका सबसे बड़ा योगदान ये है कि इन्होंने साहित्य को कल्पनाओं और आदर्शवाद की धुन से खींचकर बाहर निकाला और उसे कठोर यथार्थ के धरातल पर ला खड़ा किया। सच में उन्होंने दुनिया को दिखाया कि सत्ता के गलियारों में भावनाएं कैसे काम करती हैं, कैसे उन्हें हथियार बनाया जाता है और कैसे एक तेज दिमाग वाला व्यक्ति बिना हथियार उठाए भी सबसे बड़ी जंग जीत सकता है। और यही बात विशाखदत्त को आज के दौर के लिए भी इतनी प्रासंगिक बनाती है। बिल्कुल। मतलब आज जब हम दुनिया को देखते हैं तो हर तरफ कूटनीति की बिसात बिछी है। बिल्कुल बिछी है। चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के बीच की डिप्लोमेसी हो या फिर बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के बीच चलने वाले टेक ओवर और माइंड गेम्स। विशाखदत्त की रचनाएं हमें ये सिखाती हैं कि रणनीतिक सोच और सही समय पर सही जानकारी का होना ऐसे तत्व हैं जो कभी पुराने नहीं पड़ते। जब तक सत्ता का संघर्ष रहेगा तब तक विशाखदत्त की रणनीतियां प्रासंगिक रहेंगी। और यहीं पर हम एक ऐसे विचार पर पहुंचते हैं जो सोचने पर मजबूर कर देता है। हमने बात की उस शतरंज की बिसात की जहां हर चाल सोची समझी होती है। विशाखदत्त के नाटकों में नायक तलवारों और तीरों से नहीं बल्कि अपने दिमाग, अपने जासूसों और अपनी सूचनाओं के दम पर युद्ध जीतता है। हाँ। तो क्या आज की इस आधुनिक दुनिया में भी, जहां हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आसमान में मंडराते ड्रोन्स हैं और पलक झपकते ही तबाही मचा देने वाली उन्नत तकनीक मौजूद है, क्या आज भी मानव सभ्यता का सबसे मारक और शक्तिशाली हथियार एक बेहतरीन रणनीति और सही इंफॉर्मेशन ही है? ये सोचने वाली बात है। क्या आज का सूचना युद्ध, जिसे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कहा जाता है, वो सदियों पहले विशाखदत्त द्वारा लिखे गए उस प्राचीन राजनीतिक थ्रिलर का ही एक आधुनिक रूप नहीं है? बिल्कुल हो सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें जरूर विचार करना चाहिए। तो अगली बार जब हम दुनिया में चल रहे किसी बड़े राजनीतिक या कॉरपोरेट घटनाक्रम को देखते हैं तो हमें उस शतरंज की बिसात को एक बार जरूर याद करना चाहिए। शायद हमें वहां विशाखदत्त की किसी प्राचीन नाटक की कोई बहुत ही आधुनिक चाल नजर आ जाए। इसी विचार के साथ हम आज का ये डीप डाइव यहीं समाप्त करते हैं।